as per your time. So here is the additional portion of the governance paper that we are going to discuss in this video. ठीक है, देखिए नोट्स कहां से मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है वो नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आइए, सो गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना भी एडिशंस है, जितने भी सब्जेक्ट्स में है, सीएस प्रोफेशनल का हो चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव का, वो आप लोग तक पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल ये सीएस प्रोफेशनल का जो पेपर है हम लोग का मॉड्यूल 1 में, इसमें क्या एडिशंस है वो भी हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है वो है स्टीवर्डशिप कोड। स्टीवर्डशिप कोड 2012 मुंह पर आता था, अब वो रिवाइज हो गया है। स्टीवर्डशिप कोड 2012 की जगह अब आ गया है स्टीवर्डशिप कोड 2020, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2020। बिल्कुल सही, यूके का स्टीवर्डशिप कोड 2012 जो था वो बन गया यूके का स्टीवर्डशिप कोड 2020, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2020। ठीक है, अब जिसको कुछ भी नहीं पता स्टीवर्डशिप कोड, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको स्टीवर्डशिप कोड कुछ भी नहीं पता और मैं पूरा ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, नया वाला। सो न्यू 2020 यूके स्टीवर्डशिप कोड। कंट्री का नाम से पता चल रहा है कि ये यूनाइटेड किंगडम का देन है, यूके का देन है। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है? स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है भाई? टू मैनेज समथिंग, गवर्न समथिंग। सो टू मैनेज और गवर्न समथिंग। ठीक है, अब हम लोग के यहां पर क्या इन लोग मैनेज करेगा, कौन मैनेज करेगा, क्या मैनेज करेगा, किसका मैनेज करेगा? ठीक है, स्टीवर्डशिप कोड जो है इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि मैनेज करना, गवर्न करना समथिंग। कौन है वो मैनेज करने वाला, क्या चीज मैनेज हो रहा है, किसका मैनेज हो रहा है? तो ध्यान से सुनो, हम और आप जो छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर लोग रहते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं, तो हमारा जो कैपिटल है वो तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है, उनके ऊपर स्टीवर्डशिप कोड लागू होता है। जो एसेट मैनेजर्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए, ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनीज के अलावा पेंशन फंड मैनेजर्स हो गए, जो ईपीएफओ वगैरह मैनेज करते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये सब मैनेज करते हैं, तो पेंशन फंड मैनेजर्स हो गए, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हो गए, ठीक है, जिनके पास हमारा पोर्टफोलियो, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा कैपिटल है, उसको ठीक से मैनेज करना, गवर्न करना, ताकि मैक्सिमाइज कर सके वो हमारा एसेट का वैल्यू, उनको स्टीवर्डशिप कोड जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो समझ में आ गया? स्टीवर्डशिप कोड में ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये मैनेजर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, एसेट के जो मैनेजर्स हैं, लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन फंड मैनेजर्स, मतलब इंस्टीट्यूशनल जो लोग रहते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन लोग के ऊपर लागू है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी तो बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो उन लोग के ऊपर स्टीवर्डशिप कोड लागू होता है। क्या मैनेज करते हैं उन लोग? हमारा एसेट, हमारा कैपिटल मैनेज करते हैं। किनका बता ही दिया मैंने तो, ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, इन लोग का मैनेज करते हैं। तो मतलब हम लोग उन लोग के लिए क्या हो गए? बेसिकली क्लाइंट हो गए। तो अब देखो भाई, ये यूके स्टीवर्डशिप कोड जो है ना, ये मैंने आपको बता दिया है भाई। पहले आप ये डेफिनेशन स्टीवर्डशिप का यहां से कर लेना। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल एलोकेशन। हमारा जो कैपिटल है एक ही जगह एलोकेट कर देंगे, नहीं, प्रॉपर्ली ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एलोकेट करेंगे, मैनेज करेंगे, गवर्न करेंगे। सो स्टीवर्डशिप इज रिस्पॉन्सिबल एलोकेशन, मैनेजमेंट एंड फिर देख रेख करना, कैपिटल को क्या करना? एलोकेट करना, मैनेज करना, फिर उसको देख रेख करना, एंड ओवरसाइट ऑफ कैपिटल टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज फॉर सस्टेनेबल बेनिफिट्स, लीडिंग टू सस्टेनेबल बेनिफिट्स टू इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। इकोनॉमी, एनवायरमेंट और सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। पहले आप लिख दीजिएगा स्टीवर्डशिप मींस टू मैनेज और गवर्न समथिंग, फिर डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा स्टीवर्डशिप इज द रिस्पांसिबल, तीन चीज, stewardship is a responsible allocation, management, it is a responsible allocation, management and oversight of the capital of the clients and beneficiary to create long term value for them, keeping in mind sustainable development of environment, society and economy। बस उसके बाद हम आपको बता दें, ये यूके स्टीवर्डशिप कोड 2020 जो है, इट्स अ सब्सटैंशियल रिवीजन टू 2012 वाला कोड, ठीक है, और ये कब से लागू हो रहा है? 1 जनवरी 2020 से लागू हो रहा है। ओके, दिस कोड कंप्राइजेस अ सेट ऑफ, कितना सेट है हम आपको बता दें, 12 प्रिंसिपल्स आर देयर, ठीक है, सेट ऑफ अप्लाई एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स। ये अप्लाई एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ? अप्लाई एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल मतलब हुआ, ये जो 12 ठो कोड के अंदर जो 12 प्रिंसिपल है ना, ये 12 का 12 प्रिंसिपल मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने कहां कहां अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया,
ठीक है, ये 12 प्रिंसिपल स्टूडेंट को तो याद कर लेना, ये 12 प्रिंसिपल एग्जाम लिख देना, बट जो कंपनीज है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, पेंशन फंड कंपनीज है, उन लोग को ये 12 प्रिंसिपल रियल लाइफ में अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद एक्सप्लेन करना है कि कैसे उन्होंने अप्लाई किया और क्या इंपैक्ट आया। सो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं द कोड कंप्राइजेस 12 प्रिंसिपल्स व्हिच हैव टू बी अप्लाइड एंड एक्सप्लेन्ड बाय द एसेट मैनेजर्स एंड एसेट ओनर्स। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो है ना, अलग से सर्विस प्रोवाइडर, समझ में आ गया ना, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका अकाउंट वगैरह खोल रहे हैं, तो उनके लिए भी 6 अलग से प्रिंसिपल्स है। वो बड़ा सिंपल है, वो 2 मिनट का है, ठीक है। अब यहां पर आप आ जाओ, देखो द कोड कंसिस्ट ऑफ 12 प्रिंसिपल्स फॉर एसेट मैनेजर्स एंड एसेट ओनर एंड 6 प्रिंसिपल फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले वो 12 प्रिंसिपल्स में हम लोग आ जा रहे हैं। फॉर द कोड स्पेसिफाइड द फॉलोइंग 12 प्रिंसिपल फॉर एसेट ओनर्स एंड एसेट मैनेजर्स। सर ये कौन फॉलो करेगा, मैंने बताया नहीं, ये एसेट ओनर्स एसेट मैनेजर्स मतलब क्या हो गए, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए, ठीक है। आप लोग भी लिख लेना, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए, और ये हो गए अपने पेंशन फंड्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है पता है, वो 12 प्रिंसिपल याद तो कर लेता है, बट उसको कभी यही नहीं समझ में आता डैश ये फॉलो कौन कर रहा है और किसके ऊपर लागू है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर लागू है, ताकि वो अपना क्लाइंट को बेटर गवर्नेंस दे सके। आइए वो 12 प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के बाद मेरा गारंटी है मैं आपको सुंदर सा एक्रोनिम बना करके याद भी करवा दूंगा। शुरू में हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट स्टिक विथ मी, जस्ट स्टिक विथ मी, आई विल मेक यू मेमोराइज विद एक्रोनिम। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। पर्पस एंड गवर्नेंस, ये जो 12 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, यूके स्टीवर्डशिप कोड में जो 12 प्रिंसिपल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 12 प्रिंसिपल को इन्होंने डिवाइड कर लिया है इनटू 4 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी है पर्पस एंड गवर्नेंस, उसके अंदर 5 प्रिंसिपल ठोक दिया। इन्वेस्टमेंट अप्रोच, फिर आ गया इंगेजमेंट, और चौथा कैटेगरी है एक्सरसाइजिंग द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। सर 12 करके तो 48, अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चा बोले सर मर जाएंगे, नहीं नहीं बेटा मरो मत। 12 प्रिंसिपल्स कलेक्टिवली है इन दिस 4 ब्रॉड कैटेगरीज। व्हाट आर द 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ यूके स्टीवर्डशिप कोड which is applicable to the asset managers and asset owner? The 4 broad categories are purpose and governance, पहला वाला ब्रॉड कैटेगरी है पर्पस एंड गवर्नेंस। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, पर्पस गवर्नेंस हो गया, फिर क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, फिर हो गया आपका इंगेजमेंट, फिर एक्सरसाइजिंग द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। इंगेजमेंट एंड एक्सरसाइजिंग राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, और पहला वाला था पर्पस एंड गवर्नेंस, दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले पर्पस एंड गवर्नेंस। पर्पस एंड गवर्नेंस इसके अंदर कितना है 5, चिंता मत करो, हेडिंग है पर्पस एंड गवर्नेंस, तो दो तो प्रिंसिपल तो पर्पस एंड गवर्नेंस ही हो गया। प्रिंसिपल नंबर 1 पर्पस, प्रिंसिपल नंबर 2 गवर्नेंस, ऐड करो। तो यूके स्टीवर्डशिप कोड का जो प्रिंसिपल नंबर 1 है वो क्या है, पर्पस। पर्पस यहां पर यही बोला गया कि यूके स्टीवर्डशिप कोड के जो सिग्नेटरीज है, सिग्नेटरीज समझ में आ रहा है, एक्चुअल में यूके में क्या है ना, यूके में स्टीवर्डशिप कोड क्या है ना, कंपनीज को साइन करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज विल हैव टू साइन, ठीक है। पेंशन फंड मैनेजर्स विल हैव टू साइन, साइन करके उन लोग को वादा करना पड़ेगा कि उन लोग स्टीवर्डशिप कोड फॉलो करने वाले हैं, इसलिए सिग्नेटरीज बोला जा रहा है। तो सिग्नेटरीज कौन हुए, यही लोग। ये जो सिग्नेटरी शब्द हो रहा है, ये सिग्नेटरीज कौन लोग हुए, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन मैनेजर्स, ठीक है, इन्हीं लोग हुए। तो प्रिंसिपल नंबर 1 बोलता है कि सिग्नेटरीज will have to make a policy, signatories will have to make a purpose to enhance and create and enhance long term value, long term capital appreciation, long term value for their clients and beneficiaries। तो इनका पर्पस क्या रहना चाहिए, एक ही पर्पस रहना चाहिए कि अपने क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज के लिए हम लोग को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना है, बस ये हो गया पर्पस। फिर गवर्नेंस में आपको एक लाइन लिख देना है कि द सिग्नेटरीज मस्ट इंश्योर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस while मैनेजिंग द कैपिटल ऑफ द क्लाइंट। गवर्नेंस शुड बी गुड while मैनेजिंग द कैपिटल ऑफ द क्लाइंट। देखो, तो प्रिंसिपल नंबर 1 क्या हो गया, पर्पस। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या हो गया भाई, गवर्नेंस। पर्पस क्या है, देखो सिग्नेटरीज पर्पस, उनका जो पर्पस रहेगा, उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का बिलीफ रहेगा, कल्चर रहेगा, वो सब एक ही चीज होना चाहिए कि हम लोग को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना है अपने क्लाइंट्स और बेनिफिशियरीज के लिए। सिग्नेटरीज पर्पस, इन्वेस्टमेंट बिलीफ, स्ट्रेटजी, कल्चर,
इनेबल द स्टीवर्डशिप दैट क्रिएट्स, ऐसा स्टीवर्डशिप करना है, ऐसा मैनेज, स्टीवर्डशिप समझ में आ गया ना, ऐसा मैनेज करना है, गवर्न करना है, दैट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज which leads to sustainable benefit for economy, environment and society। वही जो अपने ऊपर में डेफिनेशन पढ़े थे वही हो गया। तो प्रिंसिपल 1 क्या है भाई? सिग्नेटरीज पर्पस, पर्पस इन्वेस्टमेंट बिलीफ, कम ऑन, मन में बोलते जाओ या मुंह से बोलते जाओ, पर्पस। कोई अगर पागल बोले तो बोलने तो तुम मेरे साथ साथ रिपीट करो, पर्पस इन्वेस्टमेंट बिलीफ एंड कल्चर। सिग्नेटरीज पर्पस इन्वेस्टमेंट बिलीफ एंड कल्चर शुड बी सच which focuses on creating, आप अपने वर्ड में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन जो पंच लाइन है वो सेम रहना चाहिए, which creates and enhances long term value for the beneficiaries and the clients and also sustainable development of economy, society and environment। प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 2 में तो यही है ना, गवर्नेंस, स्टीवर्डशिप निभाते समय गवर्नेंस को नहीं भूलना है। सिग्नेटरीज का गवर्नेंस, अच्छा सिग्नेटरीज देख लेना भाई, ऐसे लिखना सिग्नेटरीज, एपोस्ट्रोफी एस जो है लास्ट में, और जिनको ही नहीं पता रहता है, जब प्लूरल के बाद हम लोग को एपोस्ट्रोफी एस लगाना। अब सिग्नेटरीज, सारी सिग्नेटरीज को बोला जा रहा है ना, तो सिग्नेटरीज के बाद में एपोस्ट्रोफी एस, ऐसे करोगे तो पता चलेगा एक सिग्नेटरी को बोल रहे हो ना, ठीक है, स्पेलिंग भी गलत हो जाएगा। तो सिग्नेटरीज गवर्नेंस सपोर्ट स्टीवर्डशिप, गवर्नेंस शुड सपोर्ट स्टीवर्डशिप, तो सिग्नेटरीज गवर्नेंस रिसोर्सेज एंड इंसेंटिव सपोर्ट स्टीवर्डशिप। बस आपको ये सारे प्रिंसिपल दिमाग में रख लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो एग्जाम में आना ही है। फिर प्रिंसिपल 3, 4 और 5 मैं आपको बता दूं क्या है यहां पर, सीआरपी, बोलो मेरे साथ, सीआरपी। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आर से रिस्क मैनेजमेंट और पी से तो पॉलिसी। तो सी से क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आर से क्या? रिस्क मैनेजमेंट, और पी से क्या है? पॉलिसी। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सिग्नेटरीज शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद देयर क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज। मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि उन लोग डबल टोपी पहन लिया, डबल कैप पहन लिया, एक बार तो उन लोग सोच रहा है कि क्लाइंट का भलाई करे, लेकिन अगर उसका भलाई करने जाएंगे तो हो सकता है मेरा पर्सनल नुकसान हो जाए, तो ऐसा नहीं हो। शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो सिग्नेटरीज शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड शुड ऑलवेज वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज। खत्म, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना है। फिर सीआरपी आर, रिस्क मैनेजमेंट। भाई मार्केट में तो रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है, ठीक है, बहुत सारे रिस्क है मार्केट में, मार्केट रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है, इकोनॉमी का रिस्क है। तो सिग्नेटरीज शुड, ये कौन है सिग्नेटरीज? अरे वही यार, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज एक्सेट्रा, ठीक है, उन्हीं लोग हैं। तो सिग्नेटरीज शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई the various type of market risks and investment risk and systematic risk and try to minimize the risk as far as possible। ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। फिर पॉलिसी, भाई जो अपना पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट को, उसको रिव्यू भी तो करोगे ना, तो सिग्नेटरी शुड रिव्यू देयर पॉलिसी, ठीक है, बस पॉलिसी को रिव्यू करते जाना है। तो देखो भाई 5 प्रिंसिपल आपके भेजे में है। हेडिंग क्या था भाई? 12 प्रिंसिपल का सबसे पहला ब्रॉड कैटेगरी क्या था? पॉलिसी, पर्पस एंड गवर्नेंस। सबसे पहले पर्पस एंड गवर्नेंस, पहला पॉइंट क्या था? पर्पस। तो सिग्नेटरीज का जो पर्पस है, इन्वेस्टमेंट बिलीफ है, कल्चर है, शुड ओनली बी टू क्रिएट एंड एनहांस द लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द long term value of the assets for the clients and beneficiaries and sustainable development of economy, society and environment। हो गया। दूसरा वाला क्या था? गवर्नेंस। तो सिग्नेटरीज गवर्नेंस, रिसोर्सेज एक्टिविटी शुड सपोर्ट स्टीवर्डशिप। फिर सीआरपी, conflict, signatories should manage the conflict of interest properly, they should try to avoid the conflict of interest and put in front the interest of beneficiaries and clients। Risk management, signatories should identify and manage the market risk, investment risk and other systematic risk and try to minimize as far as possible for a sound financial system। फिर अपना प्रिंसिपल नंबर 5 पी से पॉलिसी रिव्यू करना है। सिग्नेटरी शुड रिव्यू देयर पॉलिसी एंड इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्टिविटी, रिव्यू द पॉलिसी एंड इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्टिविटीज। ये हो गया आपका भाई साहब 5 तो प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ पर्पस एंड गवर्नेंस। अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, ठीक है, ये सेकंड ब्रॉड कैटेगरी अपना, और ये बड़ा सिंपल है भाई, देखो इसको याद करना है सिम से, सिम, CIM, सिम। इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आपका 3 प्रिंसिपल है। सिम, सबसे पहले कम्युनिकेट, आपने जो जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने क्लाइंट्स का, उनको कम्युनिकेट तो करो। सो
signatories should communicate with the clients and beneficiaries about the investments made and how well the investments are performing. तो आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर उनको बताओ और कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं वो भी बताओ। ये हो गया कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट्स। फिर हो गया इंटीग्रेट। देखो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग को इंटीग्रेट करना है ईएसजी पॉलिसी, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। आप ऐसा जगह इन्वेस्ट करो, ऐसे ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनीज को बोला जा रहा है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को बोला जा रहा है, यानी सिग्नेटरीज को बोला जा रहा है, ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करो भाई जहां पर ईएसजी फॉलो हो, यानी इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। ठीक है, अब ये सब पढ़ने का बात है, रियल लाइफ में बहुत कम इंप्लीमेंट होता है। तो आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। किन चीजों को इंटीग्रेट करना है? इन्वेस्टमेंट के साथ किन चीजों को इंटीग्रेट करना है? ईएसजी को इंटीग्रेट करना है, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस को। अगर ये इंटीग्रेट होने लगे ना तो आईटीसी का कंपनी का जो शेयर का भाव है ना वो क्रैश हो जाए, अगर ये सब रियल लाइफ में हो जाए। क्योंकि आईटीसी तो मेनली क्या बनाता है पता है ना आपको? उसका मेन रेवेन्यू कहां से आता है? सिगरेट से। तो क्या वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है? क्या वो सोशल लाइफ के लिए अच्छा है? ना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है ना सोशल लाइफ के लिए अच्छा है। तो क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो आईटीसी से अपना रुपया खींच ले, धड़ाशायी हो जाए? आईटीसी में तो गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द शेयर होल्डर्स इन आईटीसी। म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑल आर इन्वेस्टर्स इन आईटीसी। तो ये सब जो है ना, ये इन लोग खाली दिखाने के लिए, बाहरी आवरण सजाने के लिए बस ये सब करता है, और बच्चों का लाइफ जो है जबरदस्ती ये सब सिखा करके भेज देता है। और जब आप प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जाएंगे तब आप देखेंगे सब मनी 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 हो रहा है। चलो, अपने को अभी उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को ये एग्जाम में लिखना है तो अच्छे से इंटीग्रेट करना है अपने को ईएसजी, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, और फिर मॉनिटर भी करते जाना है ना अपना इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को। क्या करते जाना है? मॉनिटर करते जाना है। तो सिम सी से क्या था? कम्युनिकेट with the clients and beneficiaries about the investments made on their behalf and how good the investments are performing. Integrate ESG, environment social governance, and monitor, keep monitoring your investment strategies. ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक बार यहां से मार्क भी करवा दे रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, कम्युनिकेट। ठीक है, किसके साथ कम्युनिकेट? देखो, सिग्नेटरीज टेक अकाउंट ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियरी नीड, अपने क्लाइंट बेनिफिशियरी का नीड ध्यान में रखो और उनके साथ कम्युनिकेट करो भाई। इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया उनके साथ कम्युनिकेट करो। प्रिंसिपल 7 में क्या बोला जा रहा है? इंटीग्रेट द स्टीवर्डशिप एंड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग मटेरियल ईएसजी इश्यूज, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस इश्यूज, क्लाइमेट चेंज। प्रिंसिपल 8, मॉनिटर। भाई मॉनिटर करते रहो, जो अपना इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए हो, जो अकाउंट मैनेजर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स है, मॉनिटर करो। ठीक है, तो मॉनिटर बहुत सिंपल था। फिर अपने आ जा रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी, और नेक्स्ट कैटेगरी अपना क्या है? एंगेजमेंट। तो एंगेज, इन लोग को एंगेज करना है कंपनीज के साथ, जिन कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है क्लाइंट्स के बिहाफ पर। आज म्यूचुअल फंड कंपनी क्लाइंट से पैसा लिया तो किसी इश्यूअर कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा ना, तो उस इश्यूअर कंपनी के साथ एंगेज करो, डायलॉग करो, उसको बताओ क्या हम लोग का एक्सपेक्टेशन है और क्या ऐसा गवर्नेंस हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो भाई एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू एंगेज, सिग्नेटरीज मस्ट एंगेज विद किसके साथ? इश्यूअर्स, ताकि एसेट का वैल्यू एनहांस हो। और फिर इन्फ्लुएंस करो इश्यूअर को, अगर वो कुछ खराब डिसीजन ले रहा है तो उसका डिसीजन को इन्फ्लुएंस करो आप। ठीक है, देखो, पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट, आपस में पार्टिसिपेट करो टू इन्फ्लुएंस द इश्यूअर। और फिर भाई दरकार पड़े तो एस्केलेट करो स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज। ठीक है, हम लोग को एस्केलेट करना चाहिए अपना स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज। एस्केलेट स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज मतलब समझ में आ गया? वही ज्यादा मॉनिटर करो, ज्यादा एंगेजमेंट करो, किसके साथ? इश्यूअर के साथ, ज्यादा उसको मॉनिटर करो। तो एंगेजमेंट से 3 पॉइंट बता दो। अरे एंगेजमेंट से एक पॉइंट तो एंगेजमेंट ही होगा। किसके साथ एंगेज करेगा? सिग्नेटरी शुड ट्राई टू एंगेज विद द इशूअर, व्हाई? टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द एसेट, यही तो पर्पस है। फिर और क्या करना चाहिए? और हम लोग को क्या करना चाहिए? एंगेज तो करेंगे और एस्केलेट करो एंगेजमेंट को। ठीक है, और इन्फ्लुएंस भी करो। सो एंगेज, इन्फ्लुएंस, एस्केलेट, एंगेज, इन्फ्लुएंस, एस्केलेट। और ये आखिरी प्रिंसिपल 12 हेडिंग ही पॉइंट है, एक्सरसाइजिंग द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। सिग्नेटरी शुड एक्सरसाइज द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, मतलब अगर वोट करना है, वोटिंग राइट है तो वोट करना है। ऐसा नहीं कि वोटिंग को इग्नोर कर दे। आप कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है,
आपके वोट करने से रुख पलट सकता है। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टरों का लॉस हो सकता है। सो मेक श्योर यू आर वोटिंग फॉर इन्वेस्टर्स बेनिफिट, फॉर योर क्लाइंट्स बेनिफिट, बेनिफिशियरीज बेनिफिट। सो यू शुड एक्सरसाइज योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो अब इसको याद कैसे किया जाए ये 12 प्रिंसिपल को? देखो भाई, 12 प्रिंसिपल को याद करने के लिए हमेशा गवर्नेंस का पेपर में हम आप लोग को बोले हैं याद करने का एक ही तरीका, एक्रोनिम बना लो। तो यहां पर आप एक्रोनिम बना ले रहे हैं, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ यूके स्टीवर्डशिप कोड। इसका एक्रोनिम फटाफट हम लोग बना ले रहे हैं। कितना कैटेगरी था? 4 कैटेगरी था, बोलते जाइए यहीं से याद हो जाएगा। पहला कैटेगरी क्या था? पर्पस एंड गवर्नेंस, पर्पस एंड गवर्नेंस। दूसरा कैटेगरी था इन्वेस्टमेंट, मेरे साथ साथ लिखते भी चलिएगा। तीसरा कैटेगरी अपना क्या था बताइए तो? पर्पस गवर्नेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तीसरा कैटेगरी क्या था? एंगेजमेंट। और लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला तो जो हेडिंग था वही पॉइंट प्रिंसिपल भी था, एक्सरसाइजिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इन लोग का एक्रोनिम मेरे को फटाफट बता दो। अरे बोलो भाई, पर्पस एंड गवर्नेंस में पहला पॉइंट तो पर्पस ही है, रिवीजन भी करते रहो। प्रिंसिपल 1 क्या था? पर्पस। सिग्नेटरीज पर्पस, इन्वेस्टमेंट बिलीफ एंड कल्चर। पर्पस, इन्वेस्टमेंट बिलीफ एंड culture should be to create and enhance the long-term value of the assets of the clients and beneficiaries, and also sustainable development of economy, society and environment. दूसरा क्या था? गवर्नेंस, गवर्नेंस शुड सपोर्ट, गवर्नेंस रिसोर्सेज एक्टिविटीज शुड सपोर्ट स्टीवर्डशिप। ठीक है, फिर अपना था CRP। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना, मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, एंड पी से पॉलिसी, रिव्यू करना है पॉलिसी टू इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया आपका एक्रोनिम पूरा। अच्छा, इसको जंबल मत करना, क्योंकि एग्जाम में कई बार हो जाता है राइट फर्स्ट 3 प्रिंसिपल, तो ये सब प्रिंसिपल्स को आप जंबल नहीं कर सकते। समझ में आया? नहीं तो मैं और अच्छा एक्रोनिम बना देता, लेकिन फैंसी एक्रोनिम बनाने के चक्कर में आप ये सब जंबल मत करिएगा। एग्जाम में अगर पूछ लेगा फर्स्ट 4 प्रिंसिपल लिखो तो PGCR वाला लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में बताओ, इन्वेस्टमेंट में बताओ। हम लोग 3 ठो पढ़े थे, ये देखिए सिम बोल करके पढ़े थे ना अपने, सिम, CIM। कम्युनिकेट करना है, याद आया ना? सिम कम्युनिकेट तो करोगे ना जो इन्वेस्टमेंट की हो, और इंटीग्रेट करोगे ESG इश्यूज को इन्वेस्टमेंट के साथ, और मॉनिटर भी करते रहोगे। फिर अपना आ गया इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट किसके साथ करना है? इश्योर के साथ। इन्फ्लुएंस करना है, एस्केलेट करना है अगर दरकार पड़े तो। और ये तो अपना है ही, एक्सरसाइजिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो प्रिंसिपल ही वही है, एक्सरसाइजिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आई होप दिस सर्व्स योर पर्पस। 12 का 12 प्रिंसिपल याद हो गया, झूठ मत बोलना, पक्का से मेरे को बताना याद हो गया ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर का अगर बात करें, जो आपका अकाउंट वगैरह खोल रहे हैं वो सब सर्विस प्रोवाइडर, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ रे बाबा। ये जो पहला 5 तो था ना, ये 5 और इंटीग्रेट ESG वाला, बस ये 6 हो गया। सर हो गया? हाँ, 6 प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर का क्या बता दो। इन लोग भी अपना पर्पस क्लाइंट्स के बेनिफिट्स के लिए रखेगा, गवर्नेंस अच्छा रखेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करेगा, रिस्क मैनेज करेगा, पॉलिसी जो है उसको रिव्यू करेगा, और इंटीग्रेट करेगा ESG इश्यूज। हो गया, आ जाओ। ठीक है, ये देखो, पर्पस गवर्नेंस, पर्पस गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क्स, वही मार्केट वाला सिस्टमैटिक रिस्क, ये सब, रिव्यू द पॉलिसीज, और इंटीग्रेशन वाला पॉइंट ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस इश्यूज। ठीक है, तो ये 6 प्रिंसिपल आपका समझ जाओ वही है। क्या क्या बताओ? पर्पस, गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट CRP, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिसी, एंड एक तो और क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग आ रहे हैं भाई स्टीवर्डशिप कोड फॉर इंश्योरर्स, कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो स्टीवर्डशिप कोड है वो इंडिया में क्या लागू किया गया है। ठीक है, सो गाइडलाइंस ऑफ स्टीवर्डशिप कोड फॉर इंश्योरेंस इन इंडिया।
तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है भाई, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको ये फॉलो करना पड़ेगा 7 फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स। चलो सीधा यहाँ पर प्रिंसिपल्स में आ जाओ। 7 principles are there. Yes, 7 principles are there. तो ये सब बिल्कुल यूके कोड से इन लोग बोरो करता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए है। 7 principles. इंश्योरर शुड फॉर्मुलेट अ पॉलिसी, आ गया इन लोग का पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, इंश्योरेंस कंपनीज को पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि कैसे इन लोग अपना स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। बताओ पब्लिक, आप स्टीवर्डशिप बोल दे रहे हो निभाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बताना, इंश्योरेंस कंपनी आपको बताना पड़ेगा कि आप स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाओगे। डिस्क्लोज इट पब्लिकली। सो इंश्योरर्स शुड फॉर्मुलेट अ पॉलिसी, दे शुड मेक अ पॉलिसी। इंश्योरर्स शुड मेक अ पॉलिसी to discharge as explaining the public how they are going to discharge their stewardship responsibility. ये देखो, insurer should formulate a policy on the discharge of stewardship responsibility and publicly disclose it. मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, अंदर का आपको खाली एक बार रीड कर लेना है, ठीक है, ये खाली रीड कर लेना है। लर्न आपको ये 7 प्रिंसिपल्स करना है, मैंने जो समझाया वही अंदर लिखा हुआ है। ये देखो वही लिखा हुआ, पॉलिसी क्लियरली डिफाइन करेगा स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इंश्योरर ने आइडेंटिफाई किया है, और कैसे क्लाइंट्स का वेल्थ बढ़ाया जाए, अल्टीमेट बेनिफिशियरी और क्लाइंट का वैल्यू इन लोग कैसे प्रोटेक्ट करेगा, एनहांस करेगा, वही सब बड़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन कर देना। चलो बढ़ो, याद तो आपको प्रिंसिपल्स रखना है, अंदर का याद रहना नहीं, अंदर का आपको खाली रीड कर लेना और एग्जाम में अपने मन से बना करके लिख देना है इसी से रिलेटेड। एक तो क्या हो गया भाई, कैसे इन लोग अपना स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, उसको इन लोग पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। दूसरा वही सब है बाबा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मैनेज करेगा। इंश्योरर शुड हैव अ क्लियर पॉलिसी हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पब्लिकली डिस्क्लोज इट। इन लोग मॉनिटर कैसे करेगा। आज इंश्योरेंस कंपनीज भी तो पैसा लगा रखा है ना, इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो जिन कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है, उन कंपनीज को इन लोग मॉनिटर कैसे करेगा। शुड हैव क्लियर पॉलिसी ऑन इंटरवेंशन इन देयर इन्वेस्टी कंपनीज। मॉनिटर कर रहे हो इन्वेस्टी कंपनी को, तो क्या खाली देखते रहोगे। अगर कुछ गलत काम इन्वेस्टी कंपनी कर रहा है तो इंटरफेयर भी तो करना पड़ेगा उसके पॉलिसी में, बिल्कुल करना पड़ेगा। मेरे को आज भी याद है, मारुति सुजुकी गुजरात में एक प्लांट लगा रहा था जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बॉयकॉट कर दिया था और इंटरफेयर किया था उस पॉलिसी में। तो ऐसा होना भी चाहिए, आप वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं क्लाइंट्स का। इंश्योरर लोग को पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि उन लोग दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के साथ कैसे कोलैबोरेट करके मिलकर के काम करेंगे, इफ रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर यानी इन्वेस्टर्स। दरकार पड़ने पर आप दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ कैसे कोलैबोरेट करके काम करेंगे फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। क्लियर पॉलिसी ऑन वोटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग एक्टिविटी। आपका वोटिंग आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो सब बताओ, कैसे करेंगे वो बताओ। पॉलिसी ऑन वोटिंग एंड वोटिंग एक्टिविटीज, कहां का आपने वोट किया इन्वेस्टी कंपनीज में, कब कब किया वोट, वो सारे आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। और ये फिगर्स याद कर लेना भाई। एयूएम समझ में आता है ना भाई, एसेट साइज। अगर इंश्योरर का एसेट साइज देखो अप टू 2.5 लाख रुपया, फिगर इन करोड़, अप टू 2.5 लाख करोड़ है और अब 2.5 लाख करोड़ है, तो देखो इन लोग को क्या बोला जा रहा है कि इन लोग को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। शुड मैंडेटरी एक्टिवली पार्टिसिपेट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कंपल्सरी वोटिंग रिक्वायर्ड इफ इंश्योरर इज होल्डिंग द पेड अप कैपिटल ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी कितना, 3% एंड अबव, 5% एंड अबव। समझ में आया। तो अगर मान लो मेरा, समझो मेरे पास, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, 2.5 लाख करोड़ का मेरे पास कैपिटल है, 2.5 लाख करोड़ का कैपिटल है इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है। अब मैंने से फॉर एग्जांपल बहुत सारी इन्वेस्टी कंपनीज में पैसा लगा रखा है, तो जिस इन्वेस्टी कंपनी का देखो 3% ऑफ द पेड अप कैपिटल है, जिस इन्वेस्टी कंपनी का मेरे पास 3% ऑफ पेड अप कैपिटल है, कंपल्सरी वोटिंग करना पड़ेगा। और अगर मैं थोड़ा बड़ा इंश्योरेंस कंपनी हूं, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा मेरे पास कैपिटल है, तब कंपल्सरी वोटिंग कब करना पड़ेगा, ऐसा इन्वेस्टी कंपनी जिसका मेरे पास कम से कम 5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल।
अगर मैं 2.5 लाख करोड़ तक का इंश्योरेंस कंपनी हूं, तो जिस जिस कंपनीज में मेरा 3% मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होल्डिंग है, वहां मेरे को कंपल्सरी वोट करना है। लेकिन अगर उससे मेरा 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ा मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, तो जहां जहां मेरा 5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑक्यूपाइड है, इन्वेस्टेड है, वहां मेरे को कंपल्सरी जो है वो वोट करना है। और पीरियोडिकली जो है रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा अपने स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज के ऊपर। तो ऑलमोस्ट देखो सेम ही था, ठीक है। ये देखो डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग एक्टिविटीज इस प्रकार करना है। मीटिंग का डेट ये था, इन्वेस्टिंग कंपनी का नाम ये था, एजीएम था कि ईजीएम था, क्या प्रपोजल था उसको डिस्क्राइब करो, मैनेजमेंट क्या बोला और हमने वोट फेवर में किया कि अगेंस्ट में किया, और उस रीजन को भी बताना पड़ेगा। अगेंस्ट किया तो भी रीजन, और फेवर में किया तो भी रीजन। ये भी आप एग्जाम में बना करके आ जाइएगा, ठीक है। और फिर हम लोग को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हमने स्टीवर्डशिप कोड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। वी हैव बाय सर्टिफाई कि हमने स्टीवर्डशिप कोड को फॉलो किया है। इंश्योरेंस कंपनीज को लेना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट। क्लियर है सर? बस मेरे बच्चों, ज्यादा और कुछ नहीं है एडिशन। बस गिव मी 5 मिनट्स, इट विल बी ओवर। जैसा कि आपको पता है, पहले क्या बोला गया था, कंपनी का एमडी और चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरपर्सन सेम इंसान नहीं हो सकता। जैसे अभी रिलायंस का मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है कि चेयरपर्सन है? दोनों है। बात हो गया था 1 अप्रैल 2020 से हटना पड़ेगा, लेकिन फिर सेबी ने इसको 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब ये 1 अप्रैल 2022 से ये वाला रेगुलेशन इंप्लीमेंट होगा। ये देखो, जो 2020 था ना, ये 2022 हो गया, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, पहले 2020 था, अब 2022 हो गया। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है, उसमें तो रिलायंस नंबर 1 पे है। चल इंश्योर कि चेयरपर्सन जो है, जो चेयरपर्सन होगा ना कंपनी का, वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा, नॉट रिलेटेड टू एमडी। समझ में आया? नॉन एग्जीक्यूटिव। तो अभी तो मुकेश अंबानी क्या है? एमडी, यानी एग्जीक्यूटिव, और वही चेयरपर्सन है। लेकिन 2022 से वो चेयरपर्सन अगर रहना चाहता है, तो उसको फिर एमडी से रिजाइन करना पड़ेगा। बिकॉज चेयरपर्सन कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉट रिलेटेड टू एमडी। ओके। फिर भाई सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट, ये ऑलरेडी हम लोग जो कंपनी लॉ का अमेंडमेंट है, प्लीज कर लेना। कुछ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे ऐसे होते हैं, कंपनी लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपनी लॉ हमारे सिलेबस में हम नहीं करेंगे। सुसाइड कर रहे हो क्या? तुम्हारे पूरे जो सीएस प्रोफेशनल का 900 नंबर है, चलो एक पेपर टैक्स हटा दो, 800 नंबर का जो लॉ है, उसमें 150 से 200 नंबर का कंपनी लॉ पूछा जाता है। तुमको पता कब चलता है? जब एग्जाम लिखते हो जा करके। तो मेरा बात मानो, ऐसे ही दुनिया भर के रैंक होल्डर्स नहीं आए हैं। जितना भी सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम हुआ है, हर टर्म में सिंगल डेट रैंक्स वी हैव गिवन। व्हाई? बिकॉज दे हैव लिसनड टू माय लेक्चर एंड लिसन टू माय इंस्ट्रक्शन। सो यू आल्सो प्लीज लिसन। कंपनी लॉ का अमेंडमेंट्स प्लीज कर लेना, मैराथन भी कर लेना, अमेंडमेंट्स भी कर लेना। वहां पर ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर रखे हैं कि सेक्रेटरियल ऑडिट लिस्टेड कंपनी के लिए है, पहले भी था अभी भी है। पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या फिर टर्नओवर 250 करोड़, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के लिए तो है ही। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यूएसए मिनिमम 50 करोड़ या फिर टर्नओवर मिनिमम 250 करोड़। अब ये नया पॉइंट आ गया कि ऐसा कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, एनी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक पीएफआई मिनिमम कितना है? 100 करोड़। मिनिमम 100 करोड़, 100 करोड़ और मोर मतलब मिनिमम 100 करोड़। एमआरसी में रिपोर्ट जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। चलिए, फिर दोस्तों गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क में एक छोटा सा सर्कुलर ये है भाई, ये छोटा सा सर्कुलर है। नॉन कंप्लायंस ऑफ सेबी एलओडीआर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको ट्रेड नहीं करने देंगे मार्केट में। ये देखो, सेबी has issued circular specifying uniform structure for imposing fines। पहले हम लोग फाइन लगाते हैं नॉन कंप्लायंस में। पहले तो फाइन लगाया जाता है ना, आप नहीं कंप्लाई करोगे तो एलओडीआर। फ्रीज कर देते हैं शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपका नॉन कंप्लायंस अगर रिपीटेटिव है, तो फिर हम लोग आपको ट्रेडिंग नहीं करने देंगे मार्केट में। ऐसा क्यों किया जाता है? इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को बचाने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट का इंटरेस्ट को बचाने के लिए, बस इतना ही, नथिंग हाई फाई। सीएसआर में जो अमेंडमेंट है भाई, वो ऑलरेडी मेरे कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स में कवर्ड है, आपको वहां से कर लेना है।
बस इतना ही। भगवान करे अगले बार आपका भी नाम जो है वो यहाँ पर शामिल हो। ये जितना जगह है उतना ही है, मतलब इससे और भी है, बट यहाँ इतनी जगह था तो इतना ही लगाया गया। चलो, भगवान करे आपके लिए जो है यहाँ पर नाम जो है वो जल्द शुमार हो, आपका भी नाम। अ, अच्छे से पढ़ते रहिए, चिंता मत करिए, कुछ भी अगर एडिशन आएगा कोई भी सब्जेक्ट में, आप तक हम कैसे ना कैसे करके वो वीडियो पहुंचा ही देंगे। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।